नमस्कार दोस्तों दोस्तों पिछले 5 साल से जिस 4 लेबर कोड्स के बारे में आप सुनते आ रहे थे, जिसके बारे में काफी चर्चा होती थी, बोला जाता था कि भारत की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ेगा। फाइनली उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। कल आप देख सकते हो खबर, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स 4 लेबर कोड्स रिप्लेसिंग 29 ओल्ड लॉज। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये 4 नए लेबर कोड्स क्या हैं, 29 पुराने लॉज क्या थे, क्यों इसको रिप्लेस किया गया और इसका भारत पर क्या असर होगा, एम्प्लॉयर्स के ऊपर क्या असर होगा, एम्प्लॉयज के ऊपर क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो इस पे बड़ा स्लैश आया है प्राइस का। और आप देख सकते हो, अगर आप 26 नवंबर वाले बैच को ज्वाइन करते हो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है 2027 वाले बैच के लिए, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। लिंक इसका कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसा मैं आपको बता रहा था, कल जो है भारत सरकार ने डिसाइड किया कि जो 4 कंसोलिडेटेड लेबर कोड्स हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हो, लेबर रिफॉर्म बिल्स, जैसे वो वेज कोड हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस रिलेटेड चीजें हो गई, सोशल सिक्योरिटी हो गया, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर हो गया। इसके पहले क्या था कि करीब 29 लेबर लॉस थे, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे, इश्यूज थे, मैं आपको बताऊंगा। तो उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसको हटाकर सिर्फ ये जो 4 लेबर कोड्स हैं वही यहां पर रहेगा। तो ये बोला जा रहा है कि ये भारत का बिगेस्ट लेबर लॉ ओवरऑल है सिंस इंडिपेंडेंस, जहां पर कोशिश यही है कि जो रेगुलेशन है उसको सिंप्लीफाई किया जाए, वर्कर का जो वेलफेयर है उसको इंप्रूव किया जाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाया जाए, ताकि ज्यादा देश के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा यहाँ पर जीडीपी में बढ़ोतरी हो। अच्छा, यहाँ पर अब पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि इसको रिफॉर्म की क्यों जरूरत पड़ी। देखो, भारत के जो ओल्ड लेबर लॉज है ना, वो बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड थे। पता नहीं चलता था, कुछ चीजें एक लॉज में थी, दूसरा दूसरे में, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था, आउटडेटेड हो गए थे। सोचिए ना, 1930s 1950s की बात करें, ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करें, और कितने सारे ओवरलैप हुआ करते थे। अब मान लो एक एक जो कानून है लेबर से रिलेटेड, वो कुछ और कहता है, दूसरा कानून कुछ और कहता है, मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट भी नहीं समझ पाती करे क्या, क्योंकि दो कानून में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। तो इसकी वजह से काफी इश्यूज आते थे। इसके अलावा जो बिजनेसेस हैं उनको काफी कंप्लायंस बर्डन फेस करना पड़ता था। आप सोचो ना, अगर कॉम्प्लेक्स है चीजें, कानून में ही कॉम्प्लेक्सिटी है, तो जो लेबर ऑफिसर होगा, जो यहाँ पर रेड करने आएगा, जो चेकिंग करेगा, तो उसको बेनिफिट मिल जाता है ना। इसीलिए तो यहाँ पर करप्शन और इस तरह की चीजें ज्यादा होती हैं। तो 29 डिफरेंट सेंट्रल लॉज, और भी, और सोचिए, राज्यों के तो और भी अपने अपने अलग लॉज थे, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज आते थे। इसके अलावा आप सोचिए, इनफॉर्मल गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म सेक्टर, जैसे आज किसने सोचा था 70 साल पहले कि स्विगी और आपका जोमेटो जैसी चीजें होंगी, कंपनी होगा, यहाँ पर जो गिग वर्कर्स हैं वो होंगे। तो उस तरह के जो लेबर्स हैं, उस तरह के जो वर्कर्स हैं, उनको रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है। तो ये वाला जो आपका नया कोड आया है, इम्प्लीमेंट हुआ है, इसमें इनको रिकॉग्निशन मिलेगा। तो भारत का एम यही है कि लेबर गवर्नेंस को मॉडर्नाइज किया जाए, ताकि जो इवॉल्विंग फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो नए नए एम्प्लॉयमेंट तरह की चीजें आ रही हैं, अब तो एआई का जमाना आ गया, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आप तभी अट्रैक्ट करोगे जब आप उसमें चेंजेस लाओगे। तो फाइनली इसको इंप्लीमेंट किया गया है। अब ये 4 क्या-क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है कोड ऑन वेजेस। 2019 में ये बिल आया था, कोड ऑन वेजेस। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें कवर होती हैं? ऑब्वियस सी बात है, इसके नाम से आप समझ रहोगे, वेजेस मतलब मिनिमम वेज कितना होगा देश के अंदर। अलग-अलग राज्यों में हो सकता है किसी राज्य में कुछ और मिनिमम वेज हो। लेकिन हाँ, इसमें ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक मिनिमम वेज तय कर देगी, कोई भी स्टेट उससे कम नहीं जाएगा। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब ₹1000 पर डे, ठीक है? तो इससे ₹1000 से कोई भी स्टेट कम नहीं जा सकता। हाँ, कोई किस अगर महाराष्ट्र को लगता है कि 1500 करना है, तो वो 1500 कर सकता है। लेकिन मिनिमम उतना तो रहेगा ही। तो एक मिनिमम वेज को लेकर चीज़ें इसके अंदर है। पेमेंट ऑफ वेजेस कैसे होगा, कब होगा, बोनस कब और कैसे दिया जाएगा, इक्वल रेम्युनरेशन को लेकर। तो ये सारी चीज़ें कोड ऑन वेजेस कवर करती हैं। इसमें क्या-क्या फीचर हैं, जैसे नेशनल फ्लोर मिनिमम वेज, मैंने आपको बताया ना, कोई भी स्टेट उससे कम नहीं जा सकता मिनिमम वेज से। इसके अलावा टाइमली वेज पेमेंट, नो अनऑथराइज्ड डिडक्शन, मतलब टाइमली वेज पेमेंट बोला जा रहा है कि हर महीने के 7 तारीख तक आपको सैलरी मिल जानी चाहिए, वेज मिल जाना चाहिए, उससे डिले नहीं होना चाहिए। फिर अनऑथराइज्ड डिडक्शन नहीं होना चाहिए कि ये बोल दिया कंपनी ने कि इसका हम डिडक्ट कर रहे हैं, ये सब नहीं। फिर इसके अलावा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों के ही ऊपर लागू होता है।
और इसका जो कवरेज है उसको और वाइड किया गया है, स्टैंडर्डाइज किया गया है, जो वेज का डेफिनेशन है उसको और स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की गई है। पुराने लॉज अगर आप देखोगे, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इन सबको मर्ज कर दिया गया एक सिंगल कोड ऑन वेजेस में। फिर इसके अलावा दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 जो बिल आया था। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, स्ट्राइक, लॉकआउट्स, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर, ये सारी चीजें जो हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में लाई गई हैं। अब इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं? सबसे पहला है कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ टू 300 वर्कर्स, उनको सरकार से परमिशन नहीं लेनी है ले ऑफ की। अभी तक क्या होता था कि अगर आपके कंपनी में 100 एम्प्लॉइज तक हैं, ठीक है, तो आपको सरकार से परमिशन नहीं लेनी होती थी। अगर आप बड़े स्तर पर लोगों को नौकरी से निकाल रहे हो और मान लो अगर 150 वर्कर आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं और एक झटके में आपने 50 वर्कर्स को निकाल दिया, तो आपको सरकार से अनुमति लेनी होती थी। आप नहीं कर सकते थे ऐसा। बहुत इश्यूज आते थे, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन अब यहाँ पर इसको बढ़ाकर 300 कर दिया गया। मतलब ये जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको बेनिफिट देगा कि 300 तक अगर आपके कंपनी में एम्प्लॉय हैं, तो आप निकाल सकते हो, सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है उसको फॉर्मल तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जिसमें स्पेसिफिक पीरियड के ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। जैसे 6 महीने के लिए एक पर्टिकुलर वर्क दे दिया गया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो एक फिक्स टर्म जो एम्प्लॉयमेंट था वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं था, कानून के अंदर में नहीं था, जिसकी वजह से अगेन बहुत इश्यूज क्रिएट होते थे। अब इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। दूसरा जो डेफिनेशन है, जैसे वर्कर कौन होगा, एम्प्लॉय कौन होगा, एम्प्लॉयर कौन होगा, तो ये स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन कर दिया गया है। फिर यहाँ पर जो यूनियन रिकॉग्निशन है उससे रिलेटेड नए रूल्स लाए गए हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग को लेकर नए रूल्स लाए गए हैं। तो ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में लाई गई हैं। पहले आप देख सकते हो इस तरह के कानून थे, और भी बहुत सारे कानून थे, अल्टीमेटली इसको मर्ज करके इसमें डाल दिया गया। तीसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। देखो आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कर्स हो, एम्प्लॉयज हो, तो अगर आज वो काम कर रहे हैं, जब वो रिटायर होंगे, जब वो काम नहीं करेंगे, तो उनका क्या, वो सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखना। तो इसके अंदर ईपीएफओ, ग्रेच्युटी, मैटरनिटी बेनिफिट्स, गिग, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, मतलब स्पेशली स्विगी और जो जोमेटो की मैं बात कर रहा था, तो इसमें यहाँ पर कई इश्यूज होते हैं कि दे आर द गिग वर्कर्स, उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं है। कंपनीज अपने अपने स्तर पर ध्यान दे रही हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है। फिर इसके अलावा अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर वेलफेयर है उनका क्या होगा। तो ये सारी चीजें सोशल सिक्योरिटी में ला गई हैं। इसमें मेन फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। पहली बार गिग वर्कर्स को लीगल रिकॉग्निशन दिया जा रहा है। मतलब वही जोमेटो और बाकी बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो अपने स्तर पर खुद से काम कर रहे होते हैं, तो उनको जो है पहली बार लीगल रिकॉग्निशन मिल रहा है। यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी पोर्टेबिलिटी अलाउ होगा। मतलब आप दिल्ली में हो, अचानक से मुंबई गए काम करने, बेंगलुरु गए, तो यहाँ पर अक्रॉस स्टेट्स एंड एम्प्लॉयर्स जो हैं वो पोर्टेबल कर सकेंगे। इसके अलावा कवरेज जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स का और वाइड कर दिया गया, ताकि ज़्यादा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं वो कवर हो जाएं। इसके अलावा डिसेबिलिटी, लाइफ और मेटर्निटी जो बेनिफिट्स हैं वो एनहेंस किया गया है। और पहले वाले लॉज अगर आप देखो, यहाँ पर प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, 1948 का, मैटरनिटी बेनिफिट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1917, इन सबको मर्ज कर दिया गया, और भी बहुत सारे कानून थे पहले। अच्छा, यहाँ पर चौथा क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पर वर्कर काम कर रहा है वहाँ पर कंडीशंस कैसे हैं, सेफ्टी का तो ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पर सेफ्टी, हेल्थ स्टैंडर्ड, वर्किंग कंडीशंस, फैक्ट्रीज, माइंस, डॉक्स, प्लांटेशन, शॉप्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, माइग्रेंट वर्कर्स, तो इन सब का जो कवरेज है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके कुछ मेन फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो सेफ्टी नॉर्म्स है अक्रॉस दिस सेक्टर, उसको यूनिफॉर्म किया गया है। एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि इस सेक्टर में ये वाला सेफ्टी नॉर्म है, इसमें ये नहीं अपनाना है। सब में एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो अपनाना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज में, अगर मान लीजिए कोई माइन वर्कर्स है, ऑब्वियस सी बात है उसको हेल्थ के ऊपर बहुत इंपैक्ट आ सकता है, तो यहाँ पर एनुअल फ्री मेडिकल चेकअप होना चाहिए, उसका कंपलसरी किया गया है। फिर इसके अलावा जो वुमेन है वो नाइट शिफ्ट कर सकती हैं, ये भी अलाउ किया गया है, लेकिन हाँ कुछ मेजर्स लिए जाएंगे, प्रोटेक्टिव मेजर्स, तो उसके हिसाब से जो महिलाएं हैं वो भी नाइट शिफ्ट कर सकती हैं। इसके साथ साथ सिंप्लीफाइड लाइसेंसिंग फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब एक सिंगल लाइसेंस 5 साल तक के लिए भी दिया जा सकता है। पहले ये अलाउ नहीं था, पहले हर साल भर पर जो है आपको रिन्यू करना पड़ता था लाइसेंस, तो कॉन्ट्रैक्टर को बहुत मुश्किल आती थी। तो अब ये सिंप्लीफाई किया गया ताकि आसानी हो काम करने में। इसके अलावा जो सेफ्टी वॉयलेशंस को लेकर अगर कोई भी वॉयलेशंस होगा सेफ्टी से रिलेटेड किसी भी कंपनी में, तो वहां पर हैवी पेनल्टी लगाई जाएगी। पहले के कानून आप देख सकते हो, यहाँ पर जो फैक्ट्री एक्ट है 1948 का, माइंस एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गया, ये सारी चीजें जो है इसको मर्ज कर दी गई हैं। तो फाइनली अगर हम बात करें तो वर्कर्स के लिए ओवरऑल बेनिफिट क्या है,
एक तो मिनिमम वेज मैंने आपको बताया कि नेशनल लेवल पर होगा। अलग-अलग स्टेट जो हैं वो मिनिमम वेज को और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा टाइमली वेज पेमेंट आपको मिलेगा। गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया। जो अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स हैं उनका कवरेज एक्सपैंड किया गया। सेफ्टी कंडीशंस, हेल्थ चेकअप ये सब इम्प्रूव किया गया है। महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट जो है वो अलाउ कर दी गई है। खैर यहाँ पर अगर हम बात करें एम्प्लॉयर्स के पर्सपेक्टिव से जो काम दे रहा है, तो उनके लिए तो सबसे बड़ा यहाँ पर आसानी ये है कि पहले 29 लॉज़ थे जो बहुत ज़्यादा उनको मुश्किल आता था कि सब कुछ ठीक है ना, लेबर इंस्पेक्टर परेशान तो नहीं करेगा। तो अब उसको सिर्फ़ 4 कोड में लाया गया है। सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस कई सारी चीज़ों में ये लाया गया है। डेफ़िनेशन जो है लिटिगेशन, एम्बिग्यूइटी वो कम करने के लिए डेफ़िनेशन को स्टैंडर्ड कर दिया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी लाया गया है ले-ऑफ के लिए। मैंने आपको बताया ना 300 वर्कर्स तक अगर आपके कंपनी में है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब चाहो जिसको निकाल दो। इसके अलावा फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है वो अलाउ किया गया है फ्लेक्सिबल हायरिंग के लिए। लॉन्गर वर्किंग आवर्स देखो इसमें ये भी किया गया है कि 12 घंटे तक अगर आप काम कराना चाहो तो करा सकते हो, लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है आपको उस हिसाब से पेमेंट वगैरह देना होगा। अब पता नहीं किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा क्योंकि भारत में अगर आप देखो बहुत से कंपनीज़ हैं जो बहुत सारी शिकायतें आती हैं, बेचारा जो कोई जा रहा है, काम कर रहा है तो उसको लगातार काम किया जा रहा है। घर पहुँच रहा है तो भी वहाँ पर वो काम कर रहा है। तो आई डोंट नो ये 12 घंटे तक और क्या ये एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। इसी को लेकर यहाँ पर क्रिटिसिज़्म और कंसर्न भी आ रहा है। ट्रेड यूनियंस का आर्गुमेंट ये है कि एम्प्लॉयर्स को फ्लेक्सिबिलिटी जो दी जा रही है ना, तो इससे तो उनकी जॉब सिक्योरिटी कम हो जाएगी। ले ऑफ आप आसानी से कर दे रहे हो, मतलब इससे एक्सप्लॉयटेशन होगा, कोई भी एम्प्लॉयर कभी भी किसी को निकाल देगा। फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट की वजह से परमानेंट हायरिंग कम हो जाएगी। जो एम्प्लॉयर है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए यहाँ पर उनको हायर करेगा, फिर आगे रिन्यू करना होगा तो करेगा, तो परमानेंट हायरिंग इससे कम हो जाएगी। जो इकोनॉमिस्ट है उनका कंसर्न ये है कि शॉर्ट टर्म में जो छोटे फर्म्स हैं, जो कंप्लायंस कॉस्ट होता है, ये सारी चीज़ों को पालना करना, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, छोटे फर्म्स के लिए नुकसान होगा। जो एनफोर्समेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में बहुत कम है, जो इंस्पेक्टर और जिस तरह से करप्शन वगैरह चलता है, तो वो उसको थोड़ा-सा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। कई सारे स्टेट्स इसको रूल्स डिले कर सकते हैं। देखो क्या है कि यहाँ पर नेशनल लेवल पर तो इसको लाया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कब और किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। और गिग वर्कर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने वार्निंग दी है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है, वो अभी भी अनक्लियर है कि यहाँ पर गिग वर्कर्स को कैसे फ़ायदा होगा, किस तरह से फ़ायदा होगा, वो भी अभी अच्छे से स्पेसिफाई नहीं किया गया है। इसको इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस कैसे आएगा, मैंने आपको बताया, एक तो स्टेट गवर्नमेंट कब और कैसे इंप्लीमेंट करती हैं। फिर दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो ग्राउंड सक्सेस है कि ये लेबर कोड्स एक्चुअल में यहाँ पर फ़ायदेमंद दें, तो वो मैं आपको बता दूं बहुत सारी बाकी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि डिजिटल कंप्लायंस प्लेटफॉर्म कैसा है, इंस्पेक्टर ट्रेनिंग कैसी है, गिग प्लेटफॉर्म सेक्टर जो है उसको कैसे मॉनिटर किया जा रहा है, स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेशन कैसा है, कंपनी लेवल पर एडेप्टेशन कैसा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ सकता है, देखो यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन लाया गया है इसकी वजह से भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंप्रूव हो सकती है। यहाँ पर लेबर क्लैरिटी की वजह से बहुत सारे जो फॉरेन कंपनीज हैं वो भारत में निवेश करना चाहेंगे, एफडीआई लेकर आएंगे, लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन हो सकेगा। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंशन की वजह से वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सकती है। लेबर मार्केट फॉर्मलाइजेशन की वजह से जो इनफॉर्मेलिटी है वो धीरे धीरे कम हो सकती है, क्योंकि अभी भी देश में बहुत सारा मतलब बड़े स्तर पर सिर्फ 10 से 15% ही ऐसा है जो कि फॉर्मल सेक्टर है, बाकी तो 80% आप समझिए इनफॉर्मल सेक्टर ही है। खैर यहाँ पर जाने से पहले आप देख सकते हो ये पूरा टेबल मैंने बना दिया है, यहाँ पर आप देख पाएंगे जो अलग अलग कोड हैं, लेबर लॉज हैं, तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, कौन से बेनिफिट्स हैं, वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और यही पूरा वीडियो था दोस्तों। जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो कौन सी कॉलोनियल कमिटी, मतलब ब्रिटिशर्स टाइम में कौन सी कॉलोनियल कमिटी पहली थी जो मतलब पहली बार इन्वेस्टिगेट किया गया था वर्किंग कंडीशन एंड वेज इश्यूज इन फैक्ट्रीज इन इंडिया, ये यहाँ पर आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी आईक्यू पर 2027 की यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ये जो कोर्स है वो आपको काफी बेनिफिशियल होगा। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है, ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी 2027 फाउंडेशन बैच ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2027 अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं। यह बैच आपको जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर स्टेज पर कंप्लीट क्लैरिटी देता है। इस बैच में आपको मिलता है टॉप फैकल्टीज का फुल गाइडेंस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, कंप्लीट टेस्ट सीरीज और साथ ही प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को मिलता है 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। अब बात करते हैं प्राइस की।
यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच सिर्फ 18,999 से अवेलेबल है। सीट्स लिमिटेड हैं, तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो यूपीएससी 2027 बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव ANKIT LIVE। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400239293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।